नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 मित्रों हम लोग को जीवन के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों, यदि बिहार शिक्षक में मित्रों यदि म्यूजिक का मित्रों क्लास संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चले कि अब जो मित्रों इस चैनल पर जो मित्रों प्रतिदिन जो क्लास चलेंगे एमसीक्यूज के साथ साथ मित्रों उसका डिटेल्स थ्योरी भी हम बताएंगे। जैसे कोई भी प्रश्न मान लिया जाए कि आया तो उसके बारे में डिटेल्स निचोड़ भी बताएंगे ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपका मिस एग्जाम में ना हो पाए। अतः मित्रों प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे मित्रों जैसे म्यूजिक के क्लास लिए जाएंगे। मित्रों एक चीज और आपको बताएंगे कि आपको पीडीएफ जैसे अति आवश्यक है। अतः मित्रों बीपीएससी के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पीडीएफ तैयार किया गया है। मित्रों पीडीएफ को आप जरूर परचेज कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसान पड़ेगा। और मित्रों प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। जैसे ध्यान दीजिएगा, आज के पहले प्रश्न पे मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम है। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम है। ए में आपका खुला बाज है, बी में किनाने का बाज है, सी में आपका आड़ी लय का बाज है, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मित्रों सभी प्रश्नों का डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के बाज को मित्रों किनाने की बाज भी बोला जाता है। दिल्ली के बाज को क्या बोलते हैं? किनाने की बाज। मित्रों इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। दिल्ली बाज का तबले में दूसरे नाम जैसे किनाने का बाज है। मित्रों दिल्ली बाज को सर्वप्रथम एवं प्राचीन बाज भी कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि दिल्ली बाज को क्या और क्या किस नाम से जानते हैं, तो किनाने बाज के नाम से जानते हैं और सर्वप्रथम एवं सबसे प्राचीन बाज भी है। इस बाज के संस्थापक मतलब दिल्ली बाज के संस्थापक सिद्धार खां हैं। दिल्ली बाज के मित्रों संस्थापक कौन है? सिद्धार खां। आपको याद रखना है दिल्ली बाज के संस्थापक कौन है, तो सिद्धार खां। और अजराडे बाज को अड़ी लय का बाज भी कहा जाता है। अजराडे बाज के मित्रों आड़ी लय की बाज भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली बाज को किनाने की बाज, अजराडे बाज को आड़ी लय की बाज। और पंजाब को मित्रों जैसे पंजाबी लय को मित्रों जैसे खुले बाज के नाम से जाना जाता है। पंजाबी को किसके नाम से जाना जाता है? पंजाबी ताल को जैसे खुले बाज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों इसी तरीका से सभी प्रश्नों का डिटेल्स थ्योरी आपको बताएंगे। बिहार की लयकारी जो है मित्रों इस प्रकार व्यक्त की जाती है। मतलब बिहार की लयकारी जो मित्रों किस प्रकार व्यक्त की जाती है? 3/2, 5/4, 7/4, 2/3। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7/4 आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। बिहार की लयकारी 7/4 के द्वारा व्यक्त की जाती है। बिहार को 2.25 गुने की लयकारी भी कहते हैं। आ जाएगा एग्जाम में आपको कि बिहार को जैसे और किस लयकारी के नाम से जाना जाता है, तो क्या टिक आउट कीजिएगा मित्रों? 2.25 गुण। ठीक है, फिर कहते हैं 3/2 को मित्रों आड़ लय की लयकारी, 3/2 को आड़ लय। ठीक है, 3/2 को आड़ लय की लयकारी भी कहते हैं। और मित्रों ध्यान दीजिएगा। और 5/4 को मित्रों कुआड़ी लयकारी के नाम से जानते हैं। इसको मित्रों कुआड़ी जानते हैं, कुआड़ी। ठीक है, और मित्रों 2/3 को 3 की लयकारी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। तिहाई कितने प्रकार की होती है? तिहाई मित्रों कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6, 8 है। तो मित्रों बताते चले कि तिहाई जो है मित्रों 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। तिहाई 2 प्रकार के होते। पहला तिहाई का नाम क्या है? दमदार तिहाई। पहला तिहाई का क्या नाम है? दमदार तिहाई। और दूसरा तिहाई का नाम है वे दमदार तिहाई। मित्रों इसी तरीका से मित्रों संपूर्ण क्लास मित्रों अब लिया जाएगा ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आप एग्जाम में मिस नहीं कर पाए। मित्रों यह क्लास प्रतिदिन चलेगा। यदि मित्रों बीपीएससी आप निकालना चाहते हैं तो मित्रों आपके लिए अति आवश्यक है पीडीएफ खरीदना। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि किस घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेला का अधिक महत्व दिया जाता है? किस घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेलो का मित्रों अधिक प्रयोग जैसे अधिक महत्व दिया जाता है?
ए में आपका पंजाब है, बी में अजराडा है, सी में फर्रुखाबाद है, डी में मित्रों दिल्ली बाज है। ठीक है मित्रों, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली बाज। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है कि मित्रों दिल्ली बाज में मित्रों पेशकारा, कायदा और रेले का मित्रों अधिक प्रयोग होता है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। दिल्ली घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेले का अधिक महत्व दिया जाता है। दिल्ली घराने में 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर निकलेगा कि किस बाज में 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, तो दिल्ली बाज में मित्रों 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। और दिल्ली घराने को और रेले को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। दिल्ली घराने मित्रों तरह के रेले और जैसे कहाँ गया ध्यान दीजिए, दिल्ली घराने को जैसे मित्रों जैसे सर्वप्रथम घराना माना जाता है। दिल्ली घराने को सर्वप्रथम घराना माना जाता है। पंजाब, अजराडा तथा फर्रुखाबाद में जैसे पेशकारा, कायदा और रेले का महत्व नहीं दिया जाता है। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे, तो सिद्धार्थ खां। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है मित्रों, तो सिद्धार्थ खां है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। किस घराने के तबले का बाज जैसे पूर्णतः पखावज पर आधारित है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस घराने के तबले का बाज जैसे मित्रों पूर्णतः जैसे पखावज पर आधारित है। ए में आपका बनारस है, बी में फर्रुखाबाद घराना है, सी में आपका अजराडा घराना, डी मित्रों पंजाब घराना है। मित्रों आपको डिटेल्स थ्योरी के साथ मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर देंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि पंजाब घराने जो है मित्रों पूर्ण रूप से पखावज पर मित्रों आधारित है। ठीक है, प्रश्न था यहाँ पर कि किस घराने के तबले का बाज मित्रों पूर्णतः पखावज पर आधारित है, तो पंजाब घराने का। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंजाब घराने के तबले का बाज पूर्णतः पखावज पर आधारित है। पंजाब घराने में खुले बुलों को बंद करने बजाने की प्रथा प्रचलित है। बनारस, फर्रुखाबाद और अजराडे घराने के तबले बाज पूर्णतः पखावज पर आधारित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। ताल का विषम ग्रह है। ताल का विषम ग्रह है। ए में मित्रों आपको ऑप्शन है जब ताल की पहली मात्रा से गीत प्रारंभ हो। बी में है जब गीत ताल की प्रथम मात्रा से प्रारंभ न होकर किसी अन्य मात्रा से प्रारंभ हो। सी में मित्रों जब मुख्य सम के बाद किसी खास स्थान पर गीत का सम आता हो। डी में मित्रों जब मुख्य सम के पहले ही सम मित्रों दिखाई पड़ जाए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि जब गीत ताल की प्रथम मात्रा से प्रारंभ न होकर किसी अन्य मात्रा से प्रारंभ हो उसे मित्रों ताल का विषम ग्रह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों व्याख्या पर मित्रों वही चीज आपको दोबारा लिखा हुआ है, आपको ध्यान दे लेना है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। ताल में समय नापने की रीति को क्या कहते हैं। काल, मार्ग, जाति या यति। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि ताल में समय नापने की रीति को क्या कहते हैं। तो मित्रों ताल में समय मापने की रीति को मित्रों काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये पहला आंसर आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। ताल में समय नापने की रीति को काल कहते हैं। मार्ग, यति और जाति ताल में समय नापने की रीति नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि ग, दी, न, दी, न, ता यह बोल किसका है। चौताल के, धमार के, सुरफाक ताल के या डी में मित्रों तिलवाड़ा ताल के। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। और सबसे पहले मित्रों आपको आंसर बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा धमार। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है कि ग, दी, न, ता यह बोल किसका है, तो धमार ताल के है। मित्रों केयर कीजिएगा व्याख्या पर। दी, ना यह बोल धमार ताल का है। मित्रों धमार ताल एक पखावज की ताल है। धमार ताल कैसा ताल है, तो पखावज की ताल है। धमार ताल में मित्रों कितनी मात्रा होती है, तो 14 मात्रा की ताल है। यह है धमार ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 14 मात्रा होती है। धमार ताल को धमार गायकी के साथ बजाई जाती है। धमार ताल को धमार गायकी के साथ बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि धमार की बियाड़ लय एवं आवर्तन में सम से कितने मात्रा छोड़कर शुरू होता है। 5, 6, 7, 8। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
मतलब 6, ठीक है। धमार की बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होती है, तो 6 मात्रा छोड़कर शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। धमार ताल की बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से 6 मात्रा छोड़कर शुरू होगी, ठीक है मित्रों। जैसे 14 गुना 14/7 मतलब 14 चौका 56 मतलब 56/7 7, वो आप 56 को यदि मित्रों 7 से काटा जाए तो 7 8 56, 8 मात्रा धमार की बियाड़ आएगी तथा 14 में से यदि मित्रों कुल जैसे 14 मात्रा 14 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 मात्रा के बाद शुरू होगी। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में थ्योरी आपको दे दिए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सितार में कुल कितने तार होते हैं, मित्रों 4 5 6 7। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सितार में कुल मित्रों तारों की संख्या जो मित्रों 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका सही है, ठीक है मित्रों। व्याख्या पर कर कीजिएगा कि सितार में कुल 7 तार होते हैं। सितार एक तत्ववाद्य है जिसे मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। मित्रों पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सितार में कुल कितने तार होते हैं, तो 7 होते हैं। और इसमें कौन से वाद्य के अंतर्गत आता है, तो तत्ववाद्य के अंतर्गत आता है। और सितार मित्रों किससे बजाया जाता है, तो मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। सितार में तरबों के लिए कुल तारों की संख्या कितनी है, 11 है। सितार में तरबों की संख्या 11 है, जबकि तारों की संख्या ओनली 7 है। अगला प्रश्न मित्रों, सितार के प्रथम तार को कहते हैं चिंकारी का तार, बाज का तार, जोड़ी का तार या इनमें से कोई नहीं। तो बताते चले कि सितार के प्रथम तार को मित्रों हम लोग बाज की तार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सितार के प्रथम तार को मित्रों क्या बोलते हैं, बाज की तार। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि सितार के प्रथम तार को बाज का तार कहते हैं। 6 और 7 नंबर के तार को चिंकारी का तार कहते हैं। 6 नंबर और 7 नंबर तार को क्या बोलते हैं, चिंकारी का तार कहते हैं। और 2 और 3 नंबर के तार को मित्रों जोड़ी का तार कहते हैं। जोड़ी का तार 2 और 3 यहाँ लिख दिए, जोड़ी के तार 2 और 3 हो गया। और 6 और 7 के तार को मित्रों चिंकारी का तार कहते हैं। और बाज की तार तो हो गया प्रथम तार नहीं, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सितार में पीतल के तार होते हैं, मतलब सितार में जो मित्रों पीतल और लोहे के तार मित्रों बने होते हैं। तो सितार में पीतल के तार मित्रों कौन कौन होता है, ये आपको बताना है मित्रों। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार में पीतल के तार होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि सितार में मित्रों जो पीतल के तार होते हैं मित्रों दूसरा और तीसरा जो मित्रों होता है आपको पीतल का तार होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। सितार में पीतल के जो मित्रों तार होते हैं, दूसरा और तीसरा जो है मित्रों पीतल के तार बने होते हैं। अब मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, व्याख्या मित्रों नहीं बता पाए। सितार में दूसरा और तीसरा तार पीतल के बने होते हैं। सितार एक तत्ववाद्य है, इसे मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। सितार के तार पीतल और स्टील के बने होते हैं। सितार के तार जो मित्रों पीतल और स्टील के बने होते हैं। मित्रों लोहा गलती से बुलाया गया था। सितार के तार जो मित्रों वर्तमान समय बनते हैं पीतल और स्टील से बने होते हैं मित्रों। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सितार में तोड़ा कहते हैं। सितार में मित्रों तोड़ा कहते हैं। ए में आपका विलंबी स्वर से समूह को, बी में है मध्य स्वर से समूह को, सी में मित्रों द्रुत स्वर समूह को, और डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रुत स्वर समूह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि सितार में तोड़ा द्रुत स्वर समूह को कहते हैं, ठीक है। तोड़ा को द्रुत लय में ही बजाया जाता है। तबलावाद के द्वारा ही सितार की संगत की जाती है। तोड़ा को विलंबित लय तथा मध्य लय में नहीं बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सितार में 2 स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को कहते हैं। सितार में 2 स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं। ए में आपका तोड़ा, बी में जमजमा, सी में झाला, डी मित्रों जोड़ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि सितार में 2 स्वरों को एक साथ
सॉरी एक दूसरे के बाद मित्रों शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसे हम लोग बोलते हैं जमजमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या पर कर कीजिएगा कि सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को जमजमा कहते हैं। जमजमा शब्द का प्रयोग सितार वाद्य में ही किया जाता है। जमजमा शब्द का प्रयोग मित्रों सितार वाद्य में ही किया जाता है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ताल की 10 प्रांत तालिका में लय रहता है। ताल की 10 प्रांत तालिका में लय रहता है। ए में दूसरे स्थान पर, बी में चौथे स्थान पर, सी में 5वें स्थान पर, डी मित्रों 8वें स्थान पर। मित्रों फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि ताल की 10 प्रांत तालिका में लय रहता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 8वें स्थान पर। किस स्थान पर? 8वें स्थान पर। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि देसी ताल का चौथा प्राण है। देसी ताल का चौथा प्राण है जाति, ग्रह, लय या अंग। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि देसी ताल का चौथा प्राण मित्रों किसको बोलते हैं? तो मित्रों बताते चले कि देसी ताल का जो मित्रों चौथा प्राण हम लोग बोलते हैं अंग को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। देसी ताल का चौथा प्राण अंग है, जाति का स्थान 6ठा, ग्रह का स्थान 5वां और लय का स्थान 8वां माना जाता है। ठीक है मित्रों फिर से एक बार केयर कीजिएगा। जाति का स्थान जो है 6ठा, ग्रह का स्थान 5वां और लय का स्थान 8वां माना जाता है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए जैसे मित्रों इस पर आघात करते हैं, मतलब किससे आघात करते हैं? मित्रों दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए इस पर आघात करते हैं, गजरा से, गट्टे से, स्याही से या लव से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने और उतारने के लिए मित्रों गजरा से मित्रों जैसे इसको अधिक आघात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर खेल कीजिएगा। दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए गजरा पर मित्रों आघात किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तबले के मुख्यतः कितने घराने हैं? ए में मित्रों 2 है, बी में आपका 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले के मुख्य कितने घराने हैं। मित्रों बताते चले कि तबले के मुख्य घराने मित्रों 6 हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है कि तबले के मुख्य घराने कितने हैं? तो 6 हैं। मित्रों 6 का आपको नाम हम बता देंगे। ध्यान दें तबले के मुख्य 6 घराने हैं। पहला दिल्ली घराना है, दूसरा का मित्रों लखनऊ घराना है, तीसरा का बनारस घराना है, चौथा आपको अजराडा घराना है, 5वां मित्रों फर्रुखाबाद घराना और 6ठा है पंजाब घराना। सभी के सभी मित्रों पंजाब के प्रमुख जैसे मित्रों सॉरी तबले के प्रमुख घराने के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि राग पुरिया का थाट है। राग पुरिया का थाट है। ए में कल्याण, बी में काफी, सी में मारवा, डी में तोड़ी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग पुरिया का थाट है। तो मित्रों बताते चले कि राग पुरिया का जो मित्रों थाट होता है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारवा। क्या हो जाएगा? मारवा। राग पुरिया किस थाट के अंतर्गत आता है? तो मारवा थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। इसकी व्याख्या पर बारीकी से खेल कीजिएगा कि राग पुरिया मारवा थाट का राग है। पुरिया राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। पुरिया राग की जाति साडव मानी जाती है और पुरिया राग का गायन समय संधि प्रकाश काल है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर एकदम सी आपका 100% सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए मित्रों जैसे बहुत विशेष ढंग से मित्रों पीडीएफ तैयार किया गया है जो मित्रों 100% मित्रों अवेलेबल है। इसका कोर्स मित्रों एकदम बहुत ही बारीकी और डीपली ढंग से मित्रों करवाया जाएगा। अतः मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप मित्रों हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मित्रों एक नया व्हाट्सएप ग्रुप मित्रों बनाया गया बीपीएससी के लिए ओनली फॉर, उसमें मित्रों आपको जोड़ दिया जाएगा और सभी हर प्रकार के मित्रों सूचना और प्रतिदिन मित्रों हर तरीका का सुविधा आपको दिया जाएगा। उसमें मैथ भी जाएगा, रीजनिंग भी जाएगा, 30 नंबर का मित्रों जो हिंदी और इंग्लिश वो भी जाएगा, म्यूजिक का भी क्लास जाएगा, तो जीके जीएस की क्लास भी जाएगा। अतः मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लें। मित्रों आप हमसे संपर्क करें। मित्रों तत्काल आपको पैकेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों प्रश्न है यह सितार का घराना है। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, सेनिया घराना और बनारस घराना।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा इसमें से मित्रों घराना है जो सितार के घराने के अंतर्गत मित्रों आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनिया घराना मित्रों सितार के घराने के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कोई एक सितार वादक नहीं है, मतलब इनमें से कौन है जो सितार वादक नहीं है, बाकी सभी के सभी मित्रों क्या है सितार वादक हैं। तो मित्रों बताते चलें कि श्री विलायत खां क्या बजाते हैं, सितार वादक है। रविशंकर साहब क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। बलराम पाठक क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। परंतु शिव कुमार शर्मा जो मित्रों संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा क्या है, संतूर वादक है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या है, डी आंसर मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। सितार पर इनमें से एक नहीं बजाया जाता है। ए में आपका आलाप है, बी में जोड़ आलाप है, सी में झाला, डी में आपका कायदा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार पर इनमें से एक नहीं बजाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि सितार पर मित्रों कायदा का प्रयोग मित्रों नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। सितार पर इनमें से कायदा नहीं बजाया जाता है। आलाप, जोड़ आलाप तथा झाला को सितार पर बजाया जाता है, मतलब जोड़ आलाप भी बजता है, झाला भी बजता है मित्रों, आलाप भी बजता है, परंतु कायदा का प्रयोग मित्रों सितार पर नहीं किया जाता है। कायदा का प्रयोग मित्रों तबले पर किया जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक कौन है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर बताइए कि इनमें से जो है से मित्रों जैसे प्रख्यात सितार वादक कौन है। तो मित्रों किशन महाराज जो है मित्रों आपको तबला वादक हैं, ठीक है। डॉक्टर एन राजन जो है मित्रों वायलिन बजाते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। इस प्रकार मित्रों डायरेक्ट आंसर आपको छट गया कि श्री बुद्धित्य मुखर्जी जो है मित्रों, श्री बुद्धित्य मुखर्जी जो है आपको क्या है सितार वादक है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। सितार, सरोद, बीना इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। सितार, सरोद, बीना इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। मित्रों पहला में आपका घनवाद, दूसरा का मित्रों विततवाद, तीसरा का अवनदवाद और चौथा मित्रों तत्ववाद। बताइए सितार में तार लगा होता है, सरोद में तार रहता है, बीना में तार होता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तत्ववाद के अंतर्गत मित्रों आ जाएगा। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। सितार, सरोद, वीणा इत्यादि तत्ववाद के वर्ग में आते हैं। मजीरा एक घनवाद है, ठीक है। तबला एक अवनदवाद है और सारंगी एक मित्रों विततवाद है। सारंगी क्या है, विततवाद है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा मित्रों कि विलंबित लय में बजाई जाती है, मतलब विलंबित लय मित्रों कौन सी गत की प्रयोग की जाती है। तो मित्रों बताते चलें कि ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है। मित्रों ए में आपका है रजा रवानी गत, बी में है मस्जिद खानी गत, सी में मित्रों फिरोज खानी गत और डी में जफरानी गत है। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाए विलंबित लय मतलब विलंबित मतलब जैसे बहुत ज्यादा समय लेना। तो जो मित्रों मस्जिद खानी गत जो है मित्रों विलंबित लय मित्रों बजाई जाती है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मस्जिद खानी गत विलंबित लय में बजाई जाती है। मस्जिद खानी गत का आविष्कार मस्जिद खान ने किया था और रजा खानी गत का मित्रों जो प्रयोग जैसे मित्रों आविष्कार किए थे तो रजा खान साहब ही किए थे। मित्रों से द्रुत लय में बजाई जाती है। फिरोज खानी गत का मित्रों फिरोज खानी गत तथा जफरानी गत मित्रों विलंबित लय में नहीं बजाई जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सितार इस वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। सितार जैसे किस वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। सरोद, वीणा, इसराज या सारंगी। सरोद, वीणा, इसराज या सारंगी। तो मित्रों बताते चले कि सितार जो है मित्रों जैसे बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों वीणा का मित्रों परिष्कृत रूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मतलब कहने का मतलब है कि सितार जो है से मित्रों किस वाद्य के सहायता से मित्रों बना है या वो किसका मित्रों परिवर्तित रूप है, तो वीणा का है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सितार वाद्य वीणा वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। सितार एक तत्ववाद है, इसे मिजराब के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है। ए में आपका तबला है, बी में ढोलक है, सी में सितार है, डी मित्रों सारंगी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य के साथ किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिंड का प्रयोग मित्रों सितार वाद्य के साथ मित्रों प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा
कि भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार है। भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 12 है, बी में 10, सी मित्रों 15 होगा और डी में आपका मित्रों 9 है। तो मित्रों बताते चले कि कुल भारतीय संगीत मित्रों गमक की संख्या जो है 15 ही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों 15 गमक का नाम आपके पास हम लाए हैं, बार बार बता रहे हैं कि मित्रों अब जो भी हम प्रश्न मित्रों ला रहे हैं सभी का डिटेल्स थ्योरी भी आपको देंगे ताकि मित्रों आपको 100% याद हो जाए। ठीक है मित्रों, भारतीय संगीत में गमक के 15 प्रकार होते हैं। पहला है तीर्य, दूसरा का मित्रों श्रुति, तीसरा का कंपित, चौथा है लीन, पांचवा है मित्रों आंदोलित, छठा है वलित, सातवां है मुद्रित, आठवां मित्रों करुल, 9 नंबर में आहत, 10 नंबर में उल्लासित, 11 में मित्रों प्लावित, 12 में मित्रों हुमपित, 13 में मुद्रित, चौथा मित्रों नामित, 15 में है मित्रों 15 नंबर में मिश्रित। इस प्रकार मित्रों 15 गमक का नाम मित्रों आपको नाम बता दिया गया। अब मित्रों आपको एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन है जो गमक नहीं है, तो 15 का नाम आपको याद रहेगा तभी आप छाट सकते हैं, अन्यथा आपसे बनने वाला नहीं है। 3/2 की लयकारी का नाम है। 3/2 की लयकारी का नाम है। ए में तिगुन, बी में आड़, सी में कुआड़, डी मित्रों वियाड़ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 3/2 के लयकारी का नाम है। तो मित्रों बताते चले कि 3/2 के लयकारी का मित्रों नाम है, इसको मित्रों आड़ के नाम से मित्रों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। 3/2 के लयकारी को आड़ की लयकारी कहते हैं। आड़ की लयकारी को 1.5 गुनी की लयकारी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है। ए में आपका ख्याल, बी में कृति, सी में ध्रुपद, डी में मित्रों तराना है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृति। क्या हो जाएगा? कृति। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत पद्धति में प्रचलित शैली को कृति कहते हैं। ख्याल, ध्रुपद तथा तराना हिंदुस्तानी संगीत हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में प्रचलित शैली मानी जाती है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किया है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं कि सितार का आविष्कार मित्रों किसने किया? तानसेन, स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो साहब या अकबर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों सितार का जो आविष्कार किया है उसको मित्रों अमीर खुसरो साहब किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। सितारवाद का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। सितार एक तत्ववाद है और अमीर खुसरो एक गायक हैं। आपने तबला का भी आविष्कार किया है। मतलब कहने का मतलब है कि सितार का और तबला का आविष्कार दोनों का आविष्कारक मित्रों कौन है? तो अमीर खुसरो साहब हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो मित्रों बताते चले कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना मित्रों 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 5वीं या 13वीं। तो मित्रों इस ग्रंथ की रचना जो हुआ है मित्रों 13वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार सारंग देव जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में 10 विधि राग वर्गीकरण का पूर्णतः परिचय मिलता है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? ए में तराना है, बी में जोड़ आलाप है, सी में आपका कायदा है, डी में तो रेला है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोड़ आलाप बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। मित्रों जोड़ आलाप को सितारवाद पर बजाया जाता है, तराना गाया जाता है तथा कायदा और रेला को तबले पर मित्रों बजाया जाता है। ठीक है मित्रों, फिर से पुनः केयर कीजिएगा अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? ए में मस्जिद खाने, बी में जफर खाने, सी में मित्रों रजा खाने, डी में है इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जफर खाने। ठीक है मित्रों, पुनः केयर कीजिएगा कि इनमें से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया है?
तो हलीम जफर खां मतलब जफर खान का काम पे प्रचलित किया है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, जफर खान बाज को हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया है। मस्जिद खानेबाज को मस्जिद खान ने तथा रजा खानेबाज को रजा खान ने प्रचलित किया है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, इनमें से कौन परमेल पर्यवेक्षक राग है? इनमें से कौन परमेल पर्यवेक्षक राग है? ए में आपका मारवा है, बी में मित्रों आपका भोपाली है, सी में आपका शुद्ध सारंग है, डी मित्रों जयजयवंती है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन परमेल पर्यवेक्षक राग है। तो मित्रों बताते चलें कि जयजयवंती जो है मित्रों परमेल पर्यवेक्षक राग है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि जयजयवंती राग को परमेल पर्यवेक्षक राग कहते हैं। जयजयवंती राग खमास ठाट का राग है। इस राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। ठीक है, जयजयवंती राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है तथा मित्रों मारवा राग, भोपाली राग, शुद्ध सारंग के राग को परमेल पर्यवेक्षक राग के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों बताते चलें कि अब जितने भी प्रश्न मित्रों हम बता रहे हैं सभी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मित्रों बता रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न मित्रों एग्जाम में न छूट पाए। ठीक है, निम्न में से किस राग में दोनों म का प्रयोग नहीं होता है? ललित राग में, बसंत राग में, पूरिया राग में या फिर मित्रों परज में? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पूरिया मित्रों दोनों म का प्रयोग नहीं होता है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग पूरिया में दोनों म का प्रयोग नहीं होता है, जबकि ललित राग, बसंत राग और परज राग में मित्रों दोनों म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर सी नंबर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है मतलब किस समय में? ठीक है, दिन में, रात्रि में या दिन रात्रि के मिलन बेला में या फिर मित्रों अर्धरात्रि में? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि संधि प्रकाश राग जो मित्रों प्रस्तुत किया जाता है दिन रात्रि के मिलन बेला में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में मित्रों केयर कीजिएगा, अल्पत्व के प्रकार है मतलब अल्पत्व के कितने प्रकार हैं? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अल्पत्व के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चले कि अल्पत्व के जो है मित्रों दो प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अल्पत्व कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, अल्पत्व के दो प्रकार होते हैं। पहला मित्रों अलंघन है, दूसरा का आपको जिसमें मित्रों अनभ्यास अल्पत्व है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, 4, 10 तथा 5 जैसे मित्रों अल्पत्व के प्रकार नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अल्पत्व के प्रकार कितने हैं? तो दो हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है 12वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पर या फिर मित्रों 20वीं श्रुति पर? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है। तो मित्रों बताते चलें कि मध्यम ग्राम में जो मित्रों पंचम स्वर है मित्रों आपको 16वीं श्रुति पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है तो मित्रों 16वीं श्रुति पर है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थित होती है। ठीक है, तथा षडज ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर मित्रों स्थापित की जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि आधुनिक काल में संगीत पर इसका प्रभाव है। मतलब आधुनिक काल में मित्रों संगीत पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? मित्रों विज्ञान का, कला का, सौंदर्य का या कृषि का? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विज्ञान का सबसे अधिक प्रभाव है। मेरा मानना है कि जितने भी वर्क है, जितने भी कार्य है मित्रों, जितने भी सेक्टर है सभी पर मित्रों विज्ञान का, साइंस का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां ने स्थापित की है। मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खां ने किस घराने की स्थापना की है? ग्वालियर घराना, सिनिया घराना, मैहर घराना या फिर मित्रों बनारस घराना? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने किस घराने को स्थापित किया है? तो मित्रों बताते चलें कि मैहर घराना के जो मित्रों संस्थापक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा,
उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहर घराने की स्थापना की है। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक हैं। मित्रों अब जैसे ये स्टेटमेंट पूछा हुआ भी है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो मित्रों सरोद वादक बजाते हैं। आपको इसीलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में भी डाल भी दिए। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? स्वर मेल कलानिधि, संगीत परिजात, राग तरंगिणी या फिर मित्रों नाट्य शास्त्र। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत परिजात के लेखक जो है मित्रों अहोबल साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर कर लीजिएगा कि पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम संगीत परिजात है। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है मित्रों, संगीत परिजात कब लिखा गया? तो 1650 ईस्वी में लिखा गया। रामत्य जी ने स्वर मेल कलानिधि और भरत जी ने नाट्य शास्त्र तथा लोचन साहब ने राग तरंगिणी की रचना की है। फिर से मित्रों ध्यान दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत साहब। ठीक है, राग तरंगिणी के मित्रों लेखक कौन है? फट से बताइए, तो लोचन साहब। और मित्रों जैसे स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो रामत्य साहब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर कर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है। कहने का मतलब मित्रों कि भारतीय संगीत में किस समय को, किस काल को मित्रों स्वर्ण युग कहा गया है? मध्यकाल को, प्राचीन काल को, वैदिक काल को या फिर मित्रों रामायण काल को? फट से मित्रों बताइए कि भारतीय संगीत में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। मित्रों बताते चलें। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्यकाल को मित्रों स्वर्ण युग कहा गया। संगीत के क्षेत्र में मित्रों मध्यकाल को जो है मित्रों संगीत का स्वर्ण युग कहा गया है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संगीत में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल में कई ग्रंथों की रचना हुई तथा कई संगीतज्ञों का विकास भी हुआ, जिसके कारण मित्रों मध्यकाल को भारतीय संगीत के क्षेत्र में मित्रों स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि प्रति म या वाराली म प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में या फिर दक्षिणी संगीत में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिणी संगीत में मित्रों इसका अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, प्रतिमा या वाराली म का मित्रों प्रयोग जो कौन संगीत में होता है? तो दक्षिणी संगीत में। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। प्रतिमा या फिर मित्रों वाराली म प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत में। उत्तर भारतीय संगीत में प्रतिमा को तीव्र म कहा जाता है और लोक संगीत में तथा पाश्चात्य संगीत में प्रतिमा का प्रयुक्त नहीं होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। अंतर्गंधार, बी मित्रों पाश्चात्य श्रुति, ऋषभ, सी में काकली निषाद, डी में मित्रों तीव्र मध्यम। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीव्र मध्यम। मित्रों दक्षिणी संगीत का स्वर नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तरी संगीत पद्धति में किया जाता है। अंतर्गंधार, काकली निषाद तथा पाश्चात्य श्रुति, ऋषभ स्वर दक्षिण संगीत के पद्धति का स्वर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण संगीत का दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद कौन सा है? मतलब कौन सा मित्रों इसमें से अवनद है? तो दक्षिणी संगीत में मित्रों सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है तबला है, ढोलक है, मृदंग या फिर मित्रों घटतम है। मित्रों फट से कमेंट्स में बताइए आंसर कि क्या होगा कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मृदंग। मृदंग जो है मित्रों दक्षिणी संगीत का मित्रों प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद मृदंग है। मृदंग मतलब तबला और ढोलक उत्तरी संगीत पद्धति का अवनद। और घटतम मित्रों अवनद है ये नहीं है। घटतम जो है अवनद है ये नहीं है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत में प्रयुक्त मेल निर्धारित है। मतलब दक्षिण संगीत में मित्रों मेलों की संख्या कितनी बताई गई है? तो मित्रों 12, 10, 19, 20। तो मित्रों बताते चले कि दक्षिणी संगीत में मित्रों
मेलों की संख्या, मेल मतलब थाटों की संख्या मित्रों 19 बताई गई है और उत्तरी मित्रों 10 बताई गई है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है मित्रों, दक्षिणी संगीत में मुख्यतः मेल निर्धारित किए गए हैं, तो कितने, तो 19। ठीक है, दक्षिणी संगीत में मित्रों मुख्यतः 19 मेल जैसे मित्रों निर्धारित किया गया है, जबकि हिंदुस्तानी या फिर उत्तरी संगीत पत्ती मित्रों 10 थाट मित्रों माने जाते हैं। अगले प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताल है, दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताल मित्रों कितने होते हैं, 8, 12, 7, 6। तो मित्रों बताते चलें कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल तालों की संख्या जो मित्रों होता है, मित्रों बताते चलें कि ऑप्शन नंबर मित्रों सी आपका सही है, 7 ताल होता है। दक्षिण ताल पद्धति में कुल तालों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल 7 ताल होते हैं। सातों ताल का मित्रों देखिए आपको नाम भी हम बतला रहे हैं। पहला ध्रुव ताल, दूसरा का मठ ताल, तीसरा का रूपक ताल, चौथा मित्रों झप ताल, पांचवा आपका त्रिपुर ताल, छठा आपका अठ ताल और मित्रों सातवां एक ताल। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताल कितने होते हैं, तो मित्रों 7 ताल होते हैं। मित्रों इसका सी आंसर एकदम मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा मित्रों कि इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। 7 मित्रों कुल कितने ताल कितने बताए थे, तो 7 ताल बताए थे, परंतु बताना है कि इनमें से एक दक्षिणी ताल पद्धति कौन सी है। झप ताल, झंप ताल, सी में मित्रों 4 ताल, डी में आपका धमार ताल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से दक्षिणी ताल पद्धति की ताल कौन सा है। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, झंप ताल जो है मित्रों दक्षिणी ताल पद्धति के अंतर्गत आता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि झंप ताल दक्षिणी ताल पद्धति की ताल है, जबकि झप ताल, 4 ताल, धमार ताल हिंदुस्तानी ताल पद्धति के अंतर्गत आता है, मतलब उत्तरी ताल पद्धति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए आपको सबका नाम हम दे भी दिए थे, इसमें झंप ताल कहीं नहीं दिया हुआ है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है। ए में आपका उत्तरी पद्धति, बी में आपका पाश्चात्य पद्धति, सी में आपका लोक पद्धति, डी में मित्रों दक्षिण पद्धति। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, दक्षिणी पद्धति। ठीक है, तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है, तो दक्षिणी पद्धति मित्रों प्रचलित गायन शैली है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, तिलाना दक्षिण संगीत पद्धति में प्रचलित गायन शैली है, जबकि तिलाना को उत्तरी संगीत पद्धति में तराना भी कहा जाता है। तिलाना नामक गायन शैली का प्रयोग जैसे मित्रों पाश्चात्य पद्धति और लोक संगीत में नहीं किया जाता है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर का मित्रों आप कमेंट्स में जरूर ले लिया कीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। और मित्रों आप कमेंट्स में लास्ट में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे कहने का मतलब है कि मित्रों कुल 50 प्रश्न आपको दे रहे हैं, तो 50 से मान लीजिए कि मित्रों यदि 40 आपका सही हुआ तो 40/50 ऐसे लिख दीजिए। हम मित्रों समझ जाएंगे कि कितना आंसर आपका सही आ रहा है। ऐसे सभी का कमेंट्स मित्रों हम बारीकी से देखते रहते हैं। सभी के कमेंट्स का मित्रों तुरंत जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मित्रों हम जैसे बाद में भी उस कमेंट्स को देखते हैं। आपका रिजल्ट मित्रों हम स्कोरिंग करते रहते हैं कि क्या आपका स्कोरिंग जा रहा है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों कमेंट्स कीजिए। और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 मित्रों यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको पीडीएफ म्यूजिक का मित्रों तुरंत करवा दिया जाएगा, मैथ्स का भी क्लास करवाया जाएगा और मित्रों 30 नंबर का जो हिंदी इंग्लिश है वो भी मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। जीके जीएस का मित्रों करवाया जाएगा। आप हमारे साथ मित्रों जरूर जुड़े। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की